हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार सेकुलर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी का क्लास है, जिसमें कि डाइवर्सिटी और भेदभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, पिछले पाठ में हमने विविधता के बारे में पढ़ाया और कई बार लोग दूसरे से अलग होते हैं जिन्हें चिढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, शारीरिक रूप से एक नहीं होते। जैसे कोई विकलांग हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई सांवला हो गया। ठीक है, तो उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और उससे लोग दोस्त भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, और हमें दुख होता है ऐसे चीज़ों पे देख के। ठीक है, कि मतलब कोई आदमी किसी के रंग को लेके, किसी के आकार को लेके, किसी को क्षेत्र को लेके, ठीक है, और लोग उससे भेदभाव करते हैं। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हम क्या और हम कैसे, यहाँ कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं और कौन सा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है साथियों, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, उस पर हमारे भूगोल का बहुत असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला, डाइवर्सिटी वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये है अपने भारत की खासियत। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि एक एक रंग हो लोगों का, एक कलर हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक राष्ट्र हो, एक पार्टी हो। ठीक है, एक वेशभूषा हो, जो कि संभव नहीं है। ठीक है साथियों, तो डाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमें एक जैसी चीज़ें कहीं नहीं मिल सकती। क्या हमें एक ही जैसी नदियाँ मिलती हैं, या हमें एक ही जैसे हमें फल मिलते हैं, क्या हमें एक ही जैसे खाना मिलता है, क्या हम एक ही जैसी बोलियों का प्रयोग करते हैं क्या। ठीक है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक भाषा, एक रंग, एक नस्ल, एक धर्म, एक पहनावा, एक खान पीन हो, वो या तो जानकारियों के बारे में उन्हें अभाव है, या फिर वो देश के साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे साथियों। ठीक है, ये बहुत गलत है जो लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो आगे ये देखते हैं कि जो लोग हैं, लोगों की मातृभाषा, यहाँ 100 से भी अधिक ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। मतलब अपने देश में 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, यह विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, ठीक है, वो उनके साथ रह के हम काफ़ी खुश होते हैं और निडर रहते हैं, निडर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जैसा कपड़ा पहने या हमारे जैसा धर्म का प्रैक्टिस करने वाला हो, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि डर नहीं महसूस होता है। कपड़े हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है, कई बार हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमारे तरह नहीं होते हैं, उनका कलर भिन्न होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो काले लोग मिलेंगे। ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पहनावा अलग मिलेगा, लुंगी मिलता है और शर्ट मिलता है। ठीक है, उधर उत्तर भारत में जाएंगे तो उधर का भी पहनावा अलग है। पंजाबी लोग जैसे पगड़ी बांधते हैं और उनके अलग ही पहनावा है। ठीक है, खान पीन भी अलग है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा देश है तो डाइवर्सिटी रहेगी, भूगोल का असर होगा, वातावरण, तापमान, बहुत से कुछ चीज़ें। हमारा जो भूगोल है बहुत सा कुछ डिसाइड करता है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और किस तरह से हमारा रहन सहन होगा। इस पे हमारे भूगोल का बहुत बड़ा असर होता है। देखिए साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया, पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होता है?
उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। देखिए पूर्वाग्रह क्या है कि जैसे हम किसी के बारे में पहले से ही अपनी राय बना लेते हैं, ठीक है। मैं तो ये खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि सभी एस्पायरेंट साथियों से, बच्चों से, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, कि किसी को देख कर के पहले से अपनी राय नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। कोई किसी के बारे में कुछ भी अफवाह उड़ा देता है कि हाँ फलाना आदमी ऐसा है, ढिमाका आदमी ऐसा है, ठीक है। तो जब तक आप उसको जानते नहीं हैं, जब तक आप उसको पहचानते नहीं हैं, जब तक आप फैक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी के बारे में साथियों अपनी पूर्वाग्रह वाली राय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। आपके लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि लोग उसको बदनाम कर रहे हो, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसका कोई मोटिव है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती है कि आपके बारे में अफवाहें उड़ा दी जाए कि अमुक व्यक्ति बहुत ख़राब है या ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो आप क्यों मानेंगे किसी की बात, ठीक है। आप खुद चेक करिए, अगर आपको जो चीज़ दिखता है वही सच मानिए। कोई कितना ही किसी के बारे में बोले, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बोले, देश के बारे में बोले, ठीक है, कि ये ऐसा है वैसा है, तो आपको नहीं मानना है जब तक आपको पूरा सबूत ना मिल जाए, मतलब ठोस सबूत ना मिल जाए, ठोस एविडेंस ना मिल जाए। तब तक किसी भी बात को आप यकीन में नहीं मानेंगे, जब तक आप खुद परख नहीं लेंगे, आप जांच नहीं कर लेंगे, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, या कोई वस्तु हो, उसके बारे में पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 19 क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग। अब जैसे यहाँ ग्रामीण लोग हैं, ठीक है। ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, ठीक है। अब ग्रामीण लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है, देखिए हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, ये पूर्वाग्रह है, ठीक है। ये बोलते हैं गांव के लोग नई चीज़ों को इस्तेमाल करने से कतराते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पूर्वाग्रह है। हो सकता है कि गांव वाले यूज़ करते हों, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी तो इसमें पूर्वाग्रह ही दिखाया गया है। जैसे कि शहर वाले बना लेते हैं कि गांव वाले ऐसे होते हैं। हाँ, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोगों में 12 से 14 तक घंटे तक काम करते हैं। अब देखिए ये भी एक पूर्वाग्रह है कि शहर वाले सोचते हैं कि गांव वाले 14 से 12 घंटे काम करते हैं खेतों में, ठीक है। हो सकता है कि वो 8 ही घंटे काम करते हों, लेकिन अब यहाँ पे 12 से 14 घंटा लिखा गया है, मतलब ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं, ठीक है। ये भी पूर्वाग्रह है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, या हो सकता है कि पूरी तरह से सच ना हो। हो सकता है कि कुछ ही लोग जाते हों शहर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जॉब के लिए, कार्य के लिए गांव वाले हमेशा शहर पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। आप देखिए शहरी लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह होता है। शहरी लोगों के बारे में गांव वाले या अन्य व्यक्ति क्या सोचते हैं, देखिए आप उसमें बोलते हैं कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, ऐसा मानना है। अब गांव वाले या जो अन्य लोग सोचते हैं कि यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं। अब भले वहाँ के शहर के लोग आलसी ना हो या बिगड़े ना हो, लेकिन फिर भी अफवाह फैली हुई कि शहर के लोग बिगड़े होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। और बोलते हैं परिवार के, शहर वाले परिवार के साथ समय कम बिताते हैं, ठीक है ना। और शहर के लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा है, ऐसा सोचते हैं गांव वाले। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत सच्चाई हो, या ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से गलत हो, या हो सकता है कि ना सही हो, या हो सकता है भी कि सही है। तो आप जब तक शहर में जाएंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो अपनी राय कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं साथियों कहता हूँ कि कोई भी राय बनाने से पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, या कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं सोचना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। आइए आगे देखते हैं साथियों। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, ठीक है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत
नहीं कर पाते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूर्वाग्रह के बारे में लिखा गया है कि हम पहले से जो पूर्वाग्रह बना लेते हैं, किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। ठीक है, कि मतलब ये चीज़ खराब है। अब हमें पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन पहले से हम सोच लेते हैं कि हाँ ये तो खराब ही होगी। किसी के सुनने में किसी ने कोई हवा उड़ा दी है या किसी ने कोई कहावत कह दी है, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। जिससे लोग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छी है। ठीक है, अब अंग्रेजी भाषा अच्छी है कि नहीं है, जब आप भाषा को जानेंगे, पढ़ेंगे, तब तो आपको पता चलेगा। भाई अब हिंदी अच्छी है, अब हम लोग तो सामान्य अभ्यास के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए हिंदी अच्छी है। ठीक है, हम जानते हैं, नो डाउट। लेकिन अब कोई जो हिंदी के बारे में नहीं जानता है, कोई देखिए हिंदी बहुत ख़राब है। ठीक है, अरे भाई आप कैसे बता सकते हैं? पहले आप भाषा सीखिए, भाषा का प्रयोग करिए, अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये भाषा खराब। ठीक है, यही होती है पूर्वाग्रह। ठीक है ना, बहुत से लोगों का चरित्र की हत्या कर दी जाती है अफवाह उड़ा के। हाँ ठीक है, जो भी व्यक्ति एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के चरित्र के ऊपर मतलब ऐसे ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है ये। अरे पहले आप जानिए तो भाई, आप जानिए आपके वो कौन है, कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उनकी क्या दशाएं हैं, क्या नहीं है। ठीक है, किसी के कुछ कहने से नहीं मान लेना चाहिए। ये हर व्यक्ति के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि किसी के बारे में भी अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा के बारे में दिया है कि बोलते हैं लोग अंग्रेजी भाषा बहुत ख़राब है, हिंदी अच्छी है, तो ऐसा जो है पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। कहाँ जैसे अब मान ली हम एक भाषा की बड़ाई करेंगे कि हाँ अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे? जो लोग अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते हैं उनका फिर अनादर ही होगा। ठीक है, इसलिए हमें हर भाषा को, हर चीज़ को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि या ये धर्म खराब है। ठीक है, हाँ राय पहले से पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि हाँ ये फलाना धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है। ठीक है, तो बाकी होगा क्या? जैसे हमारा देश इतना डाइवर्स है, कई धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है। ठीक है, और भी धर्म है, क्रिश्चियन है। ठीक है, तो अब हम कह देंगे कि इनमें से किसी भी एक धर्म की बड़ाई करना, बाकी औरों की बुराई करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये ना देश के हित में है, ना मानवता के हित में है। ठीक है, तो ऐसा हमें करने से बचना चाहिए। ठीक है, धर्म से अगर या किसी की चमड़ी मान लिया सफ़ेद है, किसी की काली है, तो उस पर भी हमें जो है ना ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमें किसी को गलत या सही नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है, रंग को देख के, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पर, कपड़ों के आधार पे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ठीक है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अक्सर हम दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं कि हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, ये तो दोस्ती कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इस वजह से हमारा कई बार ऐसे भी होते हैं, हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस कारण से हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की के भेदभाव समाज में देखिए, लड़कियों के लिए अलग धारणा है, लड़कों के लिए अलग धारणा है। ठीक है, लड़की होने का अर्थ क्या है? ठीक है, बोलेंगे लड़की तो बस शादी ब्याह करके जाना है, कुछ करना नहीं है, बस घर का किचन का काम करना है। ठीक है, उनको कम महत्व देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि लड़का है तो भाई ये कमाएगा। ठीक है, लड़का है तो बहुत घर के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब ये लड़कों को ज़्यादा महत्व देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़कियों का अपमान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें पूर्वाग्रह से जो पुरानी परंपराएं चली आ रही उससे ग्रसित होकर किसी के बारे में अपनी राय नहीं बनानी है। लड़कों के बारे में प्रायः कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। अरे भाई लड़के रोते क्यों नहीं हैं? लड़कियों को जब दर्द होता है तो रोते हैं, लेकिन बचपन उन्हें सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि जो रोता है वो कायर होता है, इसलिए लड़के नहीं रोते हैं। अब यही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, लड़का है तो उसको मारो पीटो, कुछ भी करो, उसको कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, लड़कों को भी दर्द होता है भैया। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, देखिए यहाँ पे एक दिव्यांग व्यक्ति है। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति है, उसका लोग बारे में, उसके बारे में देखिए कैसे कैसे धारणा मतलब बना लेते हैं विकलांगों को देख के, दिव्यांगों को देख के। ठीक है, ठीक है, लड़की है तो उसको बेचारी को बोलती है मुझे शर्म आती है, लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं। ठीक है, क्या उसका और
इसकी टांगें डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं कि ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो साथियों, जैसे हमने बताया था कि लड़कों के बारे में ये आम धारणा बना ली जाती है कि लड़के बहुत हार्ड होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, और तो लड़कियों को बोला जाता है कि लड़कियां मृदुल स्वभाव की होती हैं, सुशील होती हैं, ठीक है। ये सब पूर्वाग्रह, जरूरी नहीं है कि लड़के रोए नहीं, क्यों नहीं रोएंगे उन भाई किसी को। तो लड़कों के बारे में ये आम धारणा बना ली जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़के हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं, लड़कों को भी दर्द होता है, ठीक है, लेकिन बचपन में उन्हें सिखा दिया जाता है कि आप लड़के हैं, आपको रोना शोभा नहीं देता है, लड़के रोते नहीं है, जो रोता है वो कायर होता है, ठीक है। इसलिए लड़कियों को जब दुख होता है, दर्द होता है, तो वो रोते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बचपन में ही सिखा दिया जाता है। लड़कियों के बारे में धारणा क्या है, पूर्वाग्रह क्या है कि लड़कियां मृदुल होती हैं, लड़कियां छुई मोती होती हैं, कमज़ोर होती हैं, ठीक है, ठीक है। लड़कियां केवल घर का ही काम संभाल सकती हैं, वो मतलब लड़कों वाला काम नहीं कर सकती। तो ये पूर्व धारणा है, ठीक है, और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो पहले से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराएं हैं, हमें आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जैसे हम किसी के बारे में कुछ भी सुनते हैं, बस उसी की तरह अपनी छवि बांध लेते हैं अपने मन में, ठीक है। तो इसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक। कई बार हम खास धर्म, देश लिंग की होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं, ठीक है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं के कारण होता है। हर देश, धर्म और आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, ठीक है। किसी को अपराधी नहीं समझ लेना चाहिए पहले से, ठीक है। किसी को कंजूस नहीं समझना चाहिए, बिना देखे, बिना जाने, बिना सोचे, ठीक है। अपराध सिर्फ इसलिए कुछ लोग उस समूह में, वैसे पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे कि माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इन धारणाओं को बाद में लड़कियों ने तोड़ा, ठीक है। क्या आज लड़कियां हवाई जहाज़ नहीं उड़ा रही हैं? क्या आज लड़कियां ट्रेन नहीं चला रही हैं? क्या लड़कियां आज कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये पहले आम धारणा थी कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों के बारे में बताया गया, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग जो है हमारे देश के मुसलमानों के बारे में यह आम धारणा बना लेते हैं कि मुसलमान लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ये सब आम धारणा है, ठीक है। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, इसका कारण मेन है गरीबी, ठीक है। मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा होती है, इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। और स्कूल से जल्दी एडमिशन कराते हैं, फिर 8वीं 9वीं तक पढ़ा के उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर गरीबी तथा शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजा है, भाई भेजा है, ठीक है, वहाँ भेजा है, पढ़ाया भी है। उदाहरण के तौर पर प्रायः घर के आसपास सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है, उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में जाने में मुश्किल आती है, ठीक है। मुसलमान हो या जनजाति बच्चे, जहां अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो वहाँ गैर हाजिरी तो होगी, ठीक है। कारण धर्म नहीं हो सकता, गरीबी हो सकती है, ठीक है। ये हमारी सोच को बदलना होगा, ठीक है। यही आम धारणा है, ठीक है। असमानता एवं भेदभाव, ठीक है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं में आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हो, ठीक है। हमें कभी भी दूसरे एक धर्म को बहुत महान और दूसरे धर्म को एकदम बहुत घटिया नहीं समझना चाहिए, ठीक है।
हाँ, हमारा नाम हो सकता अलग हो सकता है, हमारा भेद रूप रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन तभी भी हमको दूसरे धर्म का आदर एवं सम्मान करना है। ठीक है। असमानता, बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इसका कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है। बहुत से लोगों के साथ आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ठीक है। संस्कृति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, बोला जाता है इनकी संस्कृति अच्छी नहीं। यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है। भारत में जैसे बहुत से समुदाय हैं। ठीक है। एक समुदाय कहेगा अरे हमारे राजवंश तो बहुत उच्च कोटि के थे, हमारे राजा महाराजा के महल थे, ये था वो था। ठीक है। अब एक जो जनजाति समूह है उसके पास कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं है तो उसको नीचा समझा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भेदभाव का सामना करने पर अपनी जीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना। ठीक है। बढ़ईगिरी, खेती का काम, बुनाई आदि काम होता है। ठीक है। लेकिन इसमें अब देखिए इन्हीं कामों में को छोटा बड़ा समझा जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है, इसलिए लोग इन कामों को करते हैं। उनको गंदा और पवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। ठीक है। जिन समूहों, अब देखिए यहाँ पे एक दिया दोस्तों, ये क्लास 6 NCERT चैप्टर 2 है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। मतलब विविधता एवं भेदभाव के बारे में दिया है। पृष्ठ संख्या 21 में दलित। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई जातियाँ आती हैं। ठीक है। दलित समाज में, ठीक है, जैसे धोबी हो गया, पासी हो गया, चमार हो गया, ठीक है, खटिक हो गया, ये सब बहुत जातियाँ आती हैं। हालांकि मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें जो नीची समझी जाने वाली जातियाँ हैं वो दलितों में आती हैं। ठीक है। नीची कही जाने दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे लोग इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए जैसे कोई क्लासरूम है, यहाँ पे दिखाया गया क्लासरूम में दो बच्चों को एकदम पीछे बैठाया गया, बाकी बच्चों को आगे बैठाया गया। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पे इनके साथ भेदभाव यहाँ किया जा रहा है। ये बहुत गलत है, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। ऐसा बहुत हुआ है, पहले इतिहास में ऐसा बहुत हुआ है। ठीक है। एक हमारे भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न कहा जाता है और भारत के संविधान के शिल्पीकार हैं, बोधिसत्व। ठीक है। वो बहुत पढ़े लिखे और भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके साथ भी ऐसा भेदभाव हुआ था। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं साथियों, यहाँ पे ये देखिए बाबा साहब की फ़ोटो आ गई। यहाँ पे हम देखते हैं सीढ़ी, सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। ठीक है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन्हें इन अछूतों को दिए गए कामों के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। ठीक है। तो हर जाति को अलग अलग काम दिया गया था। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। ठीक है। ये सब क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? ये तो वही व्यक्ति बता सकता है जो उस जाति में पैदा हुआ हो, जो उसने भेदभाव को महसूस किया हो।
जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वही बता सकता है भाई, ठीक है। बाकी जो लोग बाहर से देखते हैं, जो तथाकथित उच्च वर्ग है, उसको क्या पता चलेगा कि भेदभाव छूत क्या होता है। अगले पृष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 वर्ष के थे। वे महाराष्ट्र में अपने पिताजी के पास जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बैलगाड़ी वाले से उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी के पास छोड़ दो, तो उसने मना कर दिया। चलिए उसको हम बाद देखते हैं, पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 और 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देख सके। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, कुछ लोगों की सिर्फ ना हो, ठीक है। तो उन्होंने धर्म के खिलाफ बहुत आंदोलन चलाया। अब तो जैसे साथियों यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब जब अपना बचपन में छोटे थे, अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है बैलगाड़ी वाले ने उनसे भेदभाव किया था। देखिए यहाँ पे दिखा गया, कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, ठीक है। बहुत देर इंतजार किए, कई घंटे बीत गए, ठीक है। रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर उनसे पूछा कि भैया आप लोग कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग बाहर से आए हैं, अपने पिताजी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से कोई साधन नहीं है, ठीक है। तो बताया कि हम लोग को कोरेगांव जाना है, हम पिताजी के नौकर का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग बाबा साहब और उनके भाई लोग स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे अपने पिताजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि पिताजी आएंगे और लेके जाएंगे, ठीक है। तो बहुत देर से पिताजी नहीं आए, तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि भाई बाबू लोग आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, कौन है। तो इन्होंने बताया कि हम देखिए भीमा कोरेगांव जाना चाहते हैं, पिताजी हमको लेने आने वाले थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। तो फिर बैलगाड़ियों का इंतज़ार स्टेशन मास्टर ने करवाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना कि ये लोग महार जाति के हैं, तो फिर बैलगाड़ी वाले ने मना कर दिया। उसी के वृत्तांत के बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है। अब ये कपड़े तो बहुत अच्छे पहने थे क्योंकि पिताजी थोड़ा पैसे कमाते थे, कपड़े जो अच्छे पहने थे, कापी किताब था, देख के नहीं लग रहे थे कि ये लोग जो है मतलब दलित हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने जाना कि दलित हैं, तो फिर स्टेशन मास्टर ने भी दूरी बना ली, ठीक है। निश्चय स्टेशन मास्टर को ये लगा कि ब्राह्मण बच्चे हैं। ये स्टेशन मास्टर पहले सोचा ना कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, ठीक है, पहनावा से, वेशभूषा से, बोलचाल से, लेकिन बाद में पता चला ये तो दलित हैं, ठीक है। तो फिर इनको बड़ा मुश्किल हुआ, ठीक है। पहले से पूर्वाग्रह बना लिए थे, पहले सोच लिए कि ब्राह्मण है, देखें देख के वेशभूषा। जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है, बिना एक पल भी सोचे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उसको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए, ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ये रहे हैं महार और इतना अच्छा कपड़ा पहना, कैसे। फिर उसने अजीब सी घृणा का भाव बना लिया स्टेशन मास्टर ने, जैसे कि अपने भारत में होता है, लोग जाति हम पूछते हैं, जातियों के बाद फिर अपनी राय बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया, पिताजी आए नहीं और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा में उनके शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी नीली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर साहब को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उन सबको पता चल गया था। कोई भी
कोई भी गाड़ी वाहन अब इस अछूत वर्ग के लोगों को सवारी में नहीं बैठाना चाहता था। वो सोचता था कि ये लोग बैठ जाएंगे तो मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, ठीक है, जबकि वो लोग दुगना किराया देने के लिए तैयार थे, ठीक है, लेकिन तभी भी वो लोग जाने को तैयार नहीं थे। स्टेशन मास्टर ने गाड़ी वालों से फिर रिक्वेस्ट किया पैसा ज़्यादा देने की बात पे, ठीक है, वो लोग रेडी हो गए, ठीक है। अब ये जो कहानी का वृत्तांत लिया गया ये स्रोत है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड 12, संपादन वसंत मोहन बाई, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो है प्रिंटेड पुस्तक है, वहाँ से लिया गया है ये। बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से मना किया। क्यों भाई? भेदभाव के आधार पे और किस आधार पे? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया, यही मुंह बना लिया। उन्हें लगा कि अरे ब्राह्मण है, लेकिन बाद में महान निकल गए, उन्होंने मुंह फुला लिया। महान होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा? जाहिर सी बात है, बहुत खराब लगा होगा, ठीक है। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, सबको होता है, ठीक है। सब लोग अपने बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों। कल्पना करके देखिए कि कितना बोला, कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, ठीक है। बोला कि एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी नहीं पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि पैसा दे सकते थे, ठीक है ना, पैसा दे सकते, लेकिन फिर भी गाड़ी वालों ने मना कर दिया, ठीक है। बच्चों के साथ जो भेदभाव भरा व्यवहार किया स्टेशन मास्टर और गाड़ी वालों ने, ये तो जीवन भर उनको याद रहेगा, ठीक है। और दलितों के साथ ये आम बात है, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कम हुआ हो, लेकिन ये तो आम बात है दलित समाज के लिए, ठीक है। जो दूसरे समाज को सम्मान मिलता है वो दलित समाज को सम्मान नहीं मिलता है, ये सच्चाई, ये कड़वी सच है, कड़वा सच है, ठीक है। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के लिए, व्यवहार के लिए भी किया गया संघर्ष शामिल था। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के शिक्षा का अधिकार, ठीक है, बहुत सा आंदोलन किया गया। वैसे भी उन्हें अधिकार मिले। किसानों और दलितों अपने जमींदारों ऊंची ब्याज दर से छुटकारा संघर्ष किया। 1947 जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र में हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे कि उन्हें पता था पहले ही कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, ठीक है। जो हमारे देश के महापुरुष थे उन्हें पता था कि समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और कैसे संघर्ष करना है। कई नेता इन लड़कियों के हिस्सा थे, कई लड़ाइयों के मतलब ये सब भेदभाव छुआछूत के कई लड़ाइयों के हिस्सा थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इसमें दिया गया। तो इसी तरह संविधान को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जो छुआछूत भेदभाव के शिकार हैं उनको एक मान सम्मान मिल सके, एक अच्छा जीवन जीने का इन्होंने एक जरिया दिया, ठीक है। अब तो संविधान में जो असमानता करेगा, जो छुआछूत करेगा, अस्पृश्यता करेगा, उसे जो है अपराध की तरह देखा जाएगा। दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? जी बिल्कुल होता है। दलितों के अलावा भी ऐसे कई समाज जिनके साथ भेदभाव होता है, जैसे मुस्लिम समाज हो गया है, ठीक है, उनको लोग आतंकवादी की तरह देखते हैं। ईसाई समाज हो गया, ठीक है, या फिर अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को जो है उन्हें आपराधिक जातियों की तरह देखा जाता है। गरीब, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य दिए हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि भाई असमानता ना रहे, ठीक है, सबको सामाजिक मूल्य मिले, बराबर मिले, ठीक है, और अच्छा जीवन जीने के लिए बढ़िया प्रयास किया गया है, ठीक है, संविधान में। और ये देखिए हमारे संविधान समिति के अध्यक्ष इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, मौलाना आज़ाद कलाम हैं, ठीक है, और
बहुत महत्वपूर्ण लोग इसमें हैं, शामिल हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने को खुद खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। मतलब कोई भी धर्म सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस संविधान के खिलाफ है कि भारत में रहना है तो जय 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 बोलना है। मतलब आगे क्या बोलना है आपको पता है कि भारत में रहना है तो ये नारा लगाना है, भारत में रहना है तो ये इस कलर का कपड़ा पहनना है, भारत में रहना है तो यही खाना खाना है। ठीक है, ये सब संविधान के विरुद्ध है, लेकिन क्या करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो यहाँ भी जबकि लिखा गया है भाई कि कोई जिसका भी व्यक्ति का जो मन करेगा वो खाए, वो पहने। ठीक है, किसी को कोई परेशान न करे। ठीक है, तो भारत का संविधान यहाँ लिखा है, ये उद्देशिका है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम मतलब कि हम सभी लोग भारत के लोग मिलके भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए था। उसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और तो उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर 2 थी क्लास 6 NCERT राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, अब हम आपको अगले चैप्टर कुछ ही समय बाद अगला चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।